कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं आपके लिए आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ मैं लेकर आई हूँ। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आप परीक्षा में 75 नंबर में से 60 से 70 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को फुल सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में है आपके सही विकल्प। इसका पहला क्वेश्चन है कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। ठीक है, जो उद्धव था उसने गोपियों को क्या संदेश दिया, योग साधना का कि प्रेम का कि भक्ति का कि कर्म का। तो उद्धव ने गोपियों को संदेश दिया था योग साधना का। दूसरा है कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि है। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि है जयशंकर प्रसाद। तीसरा है संचारी भावों की संख्या है। तो संचारी भावों की संख्या है 33 और स्थायी भाव की संख्या यदि पूछी जाए तो आपको बतानी है 10। चौथा है कि दो स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं कि दो स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि की प्रेम। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका है आचार्य। ठीक है, पांचवा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है कहानी। छठा है दशानंद में समास है। दशानंद में समास है बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसका द आपका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखे। पहला है कवि के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दिया है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर है आपके, इसमें से दोनों में से एक आपका यहाँ पर सही रहेगा। तो यहाँ पर है मित्रों का। दूसरा है भोलानाथ और उसके साथी खालिस्तान बिल के पानी उलीचने लगे। चूहों के कि सांपों के। तो इसका आंसर है चूहों के, बिलों के। तीसरा है प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के भेद होते हैं 2। चौथा है छंद खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। पांचवा है सूर्य की भक्ति खालिस्तान भाव की है। तो दास भाव की है। छठा है बाल गोविंद भक्त खालिस्तान के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। तो इसका आंसर है आपका कबीर। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है यहाँ पर रामचरितमानस। तो रामचरितमानस एक आपका महाकाव्य है। दूसरे सूर्य के पद। ठीक है, यहाँ पे है आपका सूर्य के पद। सूर्य के पद है सूरदास। तीसरा है नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा है स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भक्त है रामवृक्ष बेनीपुरी। माता का आंचल है शिव पूजन सहाय। और राम लक्ष्मण संवाद ये है आपका तुलसीदास। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें है सत्य असत्य का चयन कीजिए। देखिए भरोसा रखिए, सारी चीज़ें आपको वही देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में 100% पूछ जाएगी। देखिए आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी आराम से सारे विषय के आंसर शीट की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, या आप डिस्क्रिप्शन में ना जाए तो आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए हमारी एप्लीकेशन की जो सीट है वो बहुत ही कम बची है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है कि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य माने जाते हैं। तो बिल्कुल सत्य, जो सूरदास जी के गुरु थे वो कौन थे, वल्लभाचार्य जी थे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। ठीक है, दूसरा है बाल गोविंद भक्त के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था। तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है विनय पत्रिका के रचनाकार
सुधा से, तो ये आपका आसक्ति है। चौथा है रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो बिल्कुल सत्य है ये भी आपका। पांचवा, एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो एकांकी में 4 अंक नहीं होता है, एकांकी में केवल मात्र 1 अंक होता है। छठा है जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह दिग्गु समास होता है, तो ये भी आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पे सत्य और असत्य लिखना है, यहाँ पर मैंने केवल टिक मार्क कर रहे हैं। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, चलिए तो पहला है कि सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है, तो ये है आपके कृष्ण भक्ति शाखा की। कौन सी? कृष्ण भक्ति शाखा। दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई। तीसरा है आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? तो भारतेंदु युग से। चौथा है गोपियों को योग का संदेश कैसा लग रहा था? कड़वी ककड़ी सा। कैसा लग रहा था उनको? ककड़ी सा। और पांचवा सहस्त्रबाहु कौन था? तो ये एक राजा था। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए आप पहले इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनकी आंसर शीट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के सारे क्वेश्चनों की। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका आधा से 1 मिनट लगेगा केवल समय। ये ठीक है, ये आपके पूरे टोटल क्वेश्चन हो गए। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों की आंसर शीट देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी लिखा है। रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं या भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है। तो देखिए पहली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। तो देखिए रीतिकाल की कविताओं में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण प्रमुखता से किया गया है। ठीक है, दूसरा है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। तो इस काल में काव्य शास्त्र के नियमों जैसे रस, अलंकार, छंद आदि पर आधारित ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इसका अथवा है, ये कबीरदास जी और तुलसीदास जी। 7वां क्वेश्चन है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट सारे क्वेश्चनों को अच्छे से लेते चलिए और अच्छे से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ये आपका 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और यदि आप हमारी एप्लीकेशन के साथ अभी तक ऐड नहीं हुए हो तो जल्दी से ऐड हो जाइए, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन की जो सीट है वो बहुत ही कम बची है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कॉल कर लीजिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये आपका है अगला, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो देखिए आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा किस तरह से बनेगी। तो देखिए काव्य में रसात्मक वाक्य अर्थात रसयुक्त वाक्य ही क्या है? काव्य है। तो जो आचार्य विश्वनाथ है उन्होंने एक सिंपल से काव्य की परिभाषा दी है जो कि आपके सामने रही है। फिर है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। ये इसका अथवा चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, ये उसको यहाँ पे उदाहरण हो गए। देखिए उदाहरण काफ़ी सिंपल रहेगा। मंगलम भवन अमंगलहारी द्रोहु सो दशरथ अजीर बिहारी। ठीक है, काफ़ी सरल उदाहरण है, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। गद्य किसे कहते हैं? यह आपका 13वां क्वेश्चन, स्वयं प्रकाश की 2 रचनाओं के नाम लिखने। तो पहली रचना क्या है? सूरज कब निकलेगा, और दूसरी रचना है आदमी जात का आदमी। ठीक है, चलिए इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुर जी की 2 रचनाएं। ठीक है, यहाँ पर 3 रचना है, आपको एक एक्स्ट्रा जरूर लिखनी है और ये उनकी भाषा शैली हो गई। ठीक है,
चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहा। 14 का ये आपका थवा है 14वें का, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, 15वें का थवा। तो देखिए सारे क्वेश्चनों का हम आंसर दे रहे हैं आपको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मुहावरा लोकोक्ति में अंतर काफ़ी सरल और सिंपल है। देखिए जो मुहावरा है वो एक वाक्यांश है, और लोकोक्ति क्या है, एक पूर्ण वाक्य है, ठीक है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं होता है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है। और इसका जो क्षेत्र रहेगा वो सीमित और इसका विस्तृत यानी कि बड़ा। सीमित मीन से छोटा, ये ठीक है। ये आपको मुहावरे लोकोक्ति में ऊपर हो गया अंतर। यहाँ पर ये आपका 17वां क्वेश्चन, ये आपका थवा। 18वां क्वेश्चन, ये आपका थवा। चलिए यहाँ पर आपकी व्याख्या आ गई है, ठीक है। ये आपकी व्याख्या रहेगी इस तरह से, और ये व्याख्या का आपका संदर्भ, प्रसंग और उसका ये भावार्थ, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपकी ये अगली व्याख्या आ गई यहाँ पे, और ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आपकी क्वेश्चन नंबर आगे के प्रश्न की व्याख्या है आपकी 20वें प्रश्न की, ठीक है। कौन सा प्रश्न है, 20वां। ये व्याख्या और ये उसका प्रसंग, संदर्भ और उसकी व्याख्या रही। ये अथवे वाले, इस देखिए मैंने पहले ही आपको स्क्रीनशॉट दे दिया है क्वेश्चनों का, ताकि आप आराम से कंप्लीट करें और किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है। चलिए ये आपका पत्र है, पत्र के बाद में ये आपका निबंध है, विद्यार्थी जीवन और अनुसरण, वृक्षारोपण का। इसके बाद में विज्ञान की प्रगति का मानव में जीवन यानी कि विज्ञान के चमत्कार का निबंध, ठीक है। ये 3 निबंध आपके हो गए हैं। तो आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि आप